हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी से ही आपका नियंत्रक का महालेखा परीक्षक कैग को देखने वाले हैं, जो एक भारत में मुख्य रूप से आय और व्यय का, जो भारत सरकार का आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसका ये नियंत्रण करता है, देखरेख करता है, निरीक्षण करता है। और कहा जाए तो एक मुखिया के रूप में है। जितने भी संचित निधि हैं या आकस्मिक निधि हैं, सारे धन जो खर्च होते हैं उस पर नियंत्रण या निरीक्षण करने का अधिकार कैग को है। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 148 से 152 में मिलती है मुख्य रूप से। और यह सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोले थे कि अगर कोई भारतीय संविधान में सबसे बड़ा पदाधिकारी है तो कैग को ही माना जाएगा, क्योंकि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। और बहुत सारे जैसे कांग्रेस सरकार में या कभी कभी आप देखते हैं कि घोटाला उजागर होता है तो कैग के तहत ही घोटाला को उजागर किया जाता है। अगर कैग की बात करें तो ये मुख्य रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। जिस प्रकार से भारत सरकार केंद्र में होता है संचित निधि, आकस्मिक निधि, उसी प्रकार राज्य में भी होता है। तो राज्य का भी जो लेखा जोखा होता है आय और व्यय का, उसका नियंत्रण करने का इसको अधिकार है। तो आइए इसी को हम डिटेल रूप में समझते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपको अभी ये याद होना चाहिए कि सबसे प्रथम कैग नियंत्रक का महालेखा परीक्षक कौन थे। तो प्रथम महालेखा परीक्षक नियंत्रक, प्रथम महालेखा परीक्षक नियंत्रक वी नरहरि थे। वी नरहरि राव थे। तो वर्तमान में पूछ लीजिए कि वर्तमान में कैग कौन है। वर्तमान कैग कौन है तो आप गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम सुने होंगे, जो आपका लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल भी रह चुके थे। तो इनको शॉर्ट में GC मुर्मू वर्तमान में है। तो प्रथम पूछ देगा कहीं स्टैटिक जीके में, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या PPSSC या BSSC जो भी एग्जाम है ऑनलाइन में स्टैटिक जीके बनाकर पूछ देगा कि प्रथम कैग, भारत के प्रथम कैग कौन थे। जब आज़ादी मिली भारत को तो प्रथम कैग किसी नियुक्त की थी, तो वी नरहरि को प्रथम कैग, वी नरहरि राव को प्रथम कैग नियुक्त किया गया था। कहने का मतलब कि नियंत्रक का महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में GC मुर्मू है, जगदीश चंद्र मुर्मू इनका पूरा नाम हो गया। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद ऐसे 148 से 151 तक में मुख्य रूप से दो ही अनुच्छेद देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। अनुच्छेद 148 में कैग की पद की चर्चा मिलती है। तो आपका सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद की चर्चा मिलती है। तो आपको अनुच्छेद 148 के तहत पद की चर्चा मिलती है। और इसी में इनके निर्वाचन होता है, नियुक्ति होता है, इनकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र की भी चर्चा यहीं पे मिलती है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रख सकते हैं, कैग की नियुक्ति होती है ना कि निर्वाचन होती है। निर्वाचन वाली प्रक्रिया अलग होता है, नियुक्ति वाली अलग होती है। तो इसका नियुक्ति किनकी तरह किया जाता है। एक और कार्यकाल भी देख लीजिए यहाँ, इसको हटाने की प्रक्रिया भी देख लेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा, चूँकि यहीं से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्रिएट होता है और स्टूडेंट लोग या जो भी हैं आप कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। तो नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पे, तो इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वेरी सिंपल है। डायरेक्ट पूछा कि कैग की नियुक्ति किस किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो नियंत्रक का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पे, कोई भी कार्य करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे इनकी नियुक्ति करते हैं। पूछता है कि शपथ, तो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे।
त्यागपत्र पूछता है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। जब इनको इच्छा हुई कि हम कार्य नहीं करेंगे या असमर्थ हो गए या ऐसा लगा सरकार को कि सरकार तो इनको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है दोनों संसद के दोनों सदन द्वारा, ठीक उसी प्रकार इनको नियुक्ति होती है। तो उसको भी हम देख लेंगे, हटाने की प्रक्रिया जब देखेंगे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और अपना ध्यान से समझिएगा। कार्यकाल टू द पॉइंट याद रखिए कि इनकी कार्यकाल इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो ये पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इनको पद छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए कि इनकी नियुक्ति होती है 50 वर्ष इनका उम्र हो गया। मान लीजिए किन्हीं को कई नियुक्त किया जा रहा है, उनका उम्र 50 साल हो गया, तो ये 6 साल तक रह सकते हैं। अगर 6 साल इसमें जोड़ते हैं तो 56 साल तक, यानी कि 56 साल के एज तक, चूँकि मैक्सिमम तो 65 एज खोज रहा है, तो 65 साल एज या 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है इसका। तो 6 जोड़ते 56, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं इनकी उम्र, कोई अगर व्यक्ति नियुक्त हो रहे हैं तो 60 वर्ष उम्र है, और इसमें अगर हम 6 जोड़ने चलेंगे तो 66 हो जाएगा, जो गलत है। तो इस प्रकार से समझते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, अगर उम्र 65 वर्ष पूरा हो गया तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे क्यों नहीं 3 साल के लिए। 63 साल की उम्र है, 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं, 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं, तो आपको 2 साल में भी छोड़ना इनको पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखें, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो भी पहले हो उसको पूरा करना होता है इनको। इसके बाद देखते हैं हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया है। प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हटाने का प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि ये हटाने की प्रक्रिया बोल रहा है कि कोई इनको प्रसाद पर्यंत नहीं रखा गया है, इनको किसी के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत नहीं रहना है कि ये डर के रहेंगे, क्योंकि यह एक नियंत्रक रूप में कार्य करेंगे, और मुख्य रूप से जो वित्त संबंधित है, जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, उसको देख रेख करना है। तो ऐसी स्थिति में इस पद ऐसा होना चाहिए जो एक विशेष बहुमत या किसी एक मतलब विशेष बहुमत कह सकते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं कि हटाना आसान नहीं हो, ऐसा प्रक्रिया होना चाहिए। तो हटाना आसान नहीं है, क्योंकि देख लीजिए कैसे नहीं आसान है। सुप्रीम कोर्ट के हम वीडियो में बताए थे कि जजों की नियुक्ति, जजों की हटाने की प्रक्रिया, संसद के 2 सदन होते हैं। एक राज्यसभा होता है जिसे उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा लोकसभा होता है जिसे निम्न सदन कहते हैं। तो दोनों सदन के उपस्थित जो सदस्य होते हैं उसमें से आप राज्यसभा से 50 सदस्यों की हस्ताक्षर चाहिए, और लोकसभा से 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, और अलग अलग प्रस्ताव से पारित होना चाहिए। अलग अलग प्रस्ताव से 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो गया कि कोई जज या तो फिर एक कई जो है नियंत्रक महालेखापरीक्षक, इनमें कोई असंलिप्तता पाई गया है या कुछ इनमें भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए हैं, तो उनको 50 सदस्य राज्यसभा से और लोकसभा से 100 सदस्यों का हस्ताक्षर करा के 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित करा करके राष्ट्रपति के अगर हस्ताक्षर हो जाएगा तो कई को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है, उस पर राष्ट्रपति से जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो इनको पद छोड़ना पड़ता है। आइए अब समझते हैं शक्ति एवं कार्य। देखते हैं अनुच्छेद 149 इसमें मुख्य रूप से कार्य एवं शक्ति की चर्चा मिलती है कि जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक हैं उनको क्या शक्ति है, क्या कार्य दिया गया है। तो आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि प्रथम तो है कि यह महालेखा
नियंत्रक के रूप में केंद्र एवं राज्य की जो आय व्यय की ब्यौरा होता है उसको इनको जांच करना है। संघ नहीं, केंद्र यहाँ लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। महालेखा नियंत्रक के रूप में केंद्र एवं राज्य की आय व्यय की ऑडिट करना है, इनको जांच करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो केंद्र और राज्य का संचित निधि होता है, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, आप अनुच्छेद भी देखते चलिएगा। अनुच्छेद 266 संचित निधि है और अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि है, यहाँ पे चर्चा मिलती है। तो संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की खर्चों को निगरानी करना, चूंकि ये संचित निधि आकस्मिक निधि जो इसमें पैसा जनता का जमा होता है, पूरा देश के जनता का जमा होता है, तो इसमें इसलिए इनको रखा गया है कि क्या जो है ये जो जनता का पैसा यहाँ जमा हो रहा है किस तरह से खर्च हो रहा है उसकी निगरानी करने के लिए इनको रखा गया है और इनको पावर दिया गया है। तो संचित निधि आकस्मिक निधि की खर्चों की निगरानी करना या जाँच करना। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि जब ये आप देख रहे हैं कि महालेखा नियंत्रक रूप में केंद्र राज्यों के आय व्यय की जाँच करना इनका अधिकार है, तो अगर ये जाँच करते हैं और कहीं गलत पाया जाता है तो आप रिपोर्ट कहाँ देंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अगर केंद्र स्तर पर बात करें, केंद्र स्तर पे, तो केंद्र स्तर पर अपना रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदन में पेश करेंगे। तो राष्ट्रपति संसद में पेश करेंगे और संसद के बाद राज्यसभा और लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कहेगा अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, तो राष्ट्रपति को केंद्र स्तर पे। अगर राज्य स्तर पे बात करें, राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे राज्यपाल को सौंपते हैं रिपोर्ट। राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सकते हैं, राज्यपाल विधानमंडल में देते हैं, विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। और फिर विधानमंडल से राज्य में भी सभी जगह तो नहीं है, मात्र अभी आपको 6 ही राज्यों में है। तो विधानमंडल के एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद होता है। तो जब कोई भी अगर जांच कर रहे हैं, अगर केंद्र स्तर पर जांच कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अपना रिपोर्ट या जो भी होता है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं और संसद के दोनों पटलों पे फिर इनको देखा जाता है। अगर राज्य स्तर पर जांच कर रहे हैं तो ये राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानमंडल में पेश करेंगे और विधानमंडल से विधानसभा और विधान परिषद में जाएगा। तो यहाँ तक हम देख लिए। और एक इससे रिलेटेड पॉइंट है, एक आप लोक लेखा समिति के नाम सुने होंगे, लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं और लोकसभा से 15 होते हैं। 22 सदस्यीय समिति होता है। इसका मार्गदर्शन के रूप में या एक गाइडर के रूप में कार्य करता है। तो नियंत्रक हमारे परीक्षक है जो लोक लेखा समिति को एक गाइडर के रूप में मार्गदर्शक के रूप में, या आप कह लीजिए मित्र के रूप में, मित्र अभिभावक कान एवं आँख कहा गया है। तो एक क्वेश्चन आपको आएगा कि किस समिति का मार्गदर्शक कार्य करते हैं, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति की मार्गदर्शक या मित्र या अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति जो 22 सदस्य होता है और इसमें मुख्य रूप से
राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 22 सदस्य होता है और लोक लेखा समिति को ही लघु संसद भी कहते हैं। और इसके बाद एक सबसे बड़ी समिति संसद में होती है जिसको प्राक्कलन समिति कहते हैं। उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनकी शक्ति इस प्रकार कुछ इस तरह से है कि महालेखा नियंत्रक के रूप में केंद्र राज्यों की आय एवं व्यय की जाँच करना होता है, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के खर्चों की निगरानी करना होता है। अगर केंद्र स्तर पे रिपोर्ट सौंपते हैं तो केंद्र स्तर के मामला में अगर रिपोर्ट सौंपते हैं तो राष्ट्रपति को देना होगा, राष्ट्रपति संसद को उस पोर्टल पे रखेंगे। और राज्य स्तर पे अगर रिपोर्ट सौंपते हैं तो राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल विधानमंडल में के दोनों पोर्टल पे रखेंगे। लोक लेखा समिति जो 22 सदस्यीय समिति है उसको मार्गदर्शक रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, या मित्र के रूप में, अभिभावक के रूप में, या आँख कान भी कहा जाता है इनको। तो भैया और हम आगे देख लेते हैं कि इसको आखिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्यों कहें कि सबसे वरिष्ठ कोई अगर संवैधानिक पद है तो कैग ही है। तो इसको देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष पद क्यों माना जाता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पद क्यों माना जाता है कैग को कि स्वतंत्र और निष्पक्ष है? क्योंकि इससे पहले हमने देखे थे कि बहुत सारे पोस्ट जो प्रसाद पर्यंत थे और वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण पद करते थे। और यहाँ हटाने की प्रक्रिया उस पर तो हटाने की प्रक्रिया में प्रसाद पर्यंत जैसी प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। क्योंकि इनको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इनको प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर प्रसाद पर्यंत होता तो कहीं ना कहीं ये खौफ में रहते और डर में रहते केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से या तो फिर राष्ट्रपति से। अगर हम कुछ अपने हिसाब से जांच करते हैं और निष्पक्ष रूप से जनता को न्याय देते हैं, क्योंकि ये जनता का धन का जो संचित निधि आकस्मिक निधि है, जो जनता का धन है, उसको निगरानी नहीं कर पाते, इसलिए प्रसाद पर्यंत जैसी प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई गई है। ताकि इनकी वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है, जो संसद के नियंत्रण में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगर रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद, या जो इनका सेवानिवृत्ति होता है, रिटायरमेंट होता है, तो सेवा निवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी या निजी जॉब नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत जगह क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या जब कहे कि रिटायरमेंट होगी, महानियंत्रक लेखा परीक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, तो क्या किसी पद पर कार्य करेंगे? तो नहीं करेंगे। देखिए, सरकारी या प्राइवेट किसी में ही नहीं कर सकते हैं, कहीं भी नहीं इनको कार्य दिया जाएगा। चूँकि बी आर अम्बेडकर ने बोले थे कि अम्बेडकर ने बोले थे कि अगर कोई संवैधानिक सबसे वरिष्ठ पद है, संवैधानिक वरिष्ठ पद है, तो वह कैग ही है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने बोले थे, इसलिए इनको रिटायरमेंट के बाद इनको कहीं कार्य करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं संविधान के तहत। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज कैग खत्म होता है। इसके बाद 2-4-5 वीडियो और आएगा, चूँकि 2-4-5 चैप्टर ही बचा है पॉलिटी का। इसके बाद तो हिस्ट्री का भी लगता हम चला ही रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर ये दोनों खत्म होता तो फिर आपको हम शुरू करेंगे, आपको जियोग्राफी हो जाएगा और एक और कोई सब्जेक्ट पकड़ेंगे
तो जियोग्राफी भी शुरू करेंगे बहुत जल्द, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत आप लोग कुछ नहीं करते हैं और व्यूअर भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए व्यू नहीं बढ़ रहा है। अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइए और आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।